जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियाई चैप्टर के बारे में। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जैसा पैटर्न बनता है स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, उसके बारे में बात करें। बेटा छोटू, इधर सामने देखना है क्या? हाँ सर, बैग में से पता नहीं क्या निकाला, पॉपकॉर्न। चलो बात करेंगे आज हम न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियाई में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में आते हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा रह नहीं गया फाइनल एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा किसी सिंगल एटम के बारे में कि एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक एटम दिया हुआ है जिसका जो हम एक्स ले लेते हैं, या मान लो सोडियम लेना है या कैल्शियम लेना है, ऐसा कोई भी लिया जा सकता है ना। जैसे ये एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, नंबर रहता है एक, है ना। यहाँ पे जो नंबर है उसे जेड से डिनोट कर देता हूँ, यहाँ पे जो नंबर उसे ए से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें अगर बात करें, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है और मास में मान लेता हूं 23। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें तो जो जेड है, जेड को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और ए को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। पहले तो दो चीजें आपको क्लियर होंगी सभी लोगों को। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर। किसी भी एटम में अगर दिया है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर। किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। अच्छा, एक और फॉर्मूला आता है जिसे लिखते हैं A इक्वल टू पी प्लस एन। ए क्या होता है? मास नंबर, एटॉमिक मास बोलते हैं या इसको मास नंबर बोलते हैं। पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अगर यहां से आपको प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो आप सबट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पहले दो फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। किसी का कोई डाउट नहीं होगा? चल, इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक। कुछ ऐसे भी एटम मिलेंगे जिसमें क्या होगा, नंबर जो रहता है ना वो सेम रहता है, किसी किसी में मास क्या रहता है? सेम रहता है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोटोप्स की। किसकी बात करेंगे? आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स में क्या सेम होता है? एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा इसमें? एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। एटॉमिक मास सेम नहीं, नंबर, है ना, ध्यान रखेंगे। अब इनके एग्जांपल्स आप बुक में से देख लेंगे, बहुत ऐसे मिलेंगे जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, अब ऐसी बात करेंगे आइसोबार्स की। तो आइसोबार्स में क्या सेम होता है? एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर। एटॉमिक मास क्या होगा? सेम। बाकी कुछ भी सेम नहीं होगा। मास अगर सेम है तो वो आइसोबार्स हुए, अगर नंबर सेम है तो आइसोटोप्स हुए। अच्छा, एक और आता है, इसे बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या आता है? आइसोटोन्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होने चाहिए? एक जैसे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे? एक जैसे, सेम। इसे क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। तो ये सिर्फ आपको डेफिनेशन के बिहाफ में पूछा जा सकता है, बहुत रेयर है, बट स्टेट बोर्ड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स के में डिफरेंस पूछ लेता है, या एक एक नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है विथ एग्जांपल। एग्जांपल भी आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करेंगे। एटॉमिक मास यूनिट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एटॉमिक मास यूनिट, ये बेसिक टर्म्स है। अब इसमें से जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसमें वैल्यू पूछता है। इसको एएमयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि इसे क्या बोलेंगे? एएमयू। तो एएमयू का मतलब रहता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। मास ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 जो है, उसका 1/12 पार्ट जो होगा, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 एएमयू। तो अब आपसे जो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो क्या है? 1 एएमयू की वैल्यू। 1 एएमयू में कितने किलोग्राम होते हैं? तो वैल्यू क्या होती? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये आपको वैल्यू याद रखनी है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। ये सारे स्टेट बोर्ड में है। सीबीएसई के जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो 1 एएमयू की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब ये एएमयू यानी कि ये तो मास है ना एक्चुअल में। एएमयू किसकी यूनिट होती है? मास की, यानी कि मास ये है। अब आपको मास को डायरेक्ट एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है तो देखो फॉर्मूला हमारे पास दूसरा भी है। जैसे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन।
E इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर। तो अगर उससे चाहे तो हम 1 AMU को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो मास आपको कितना दिया है 1 AMU, अब हमें इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो एनर्जी का फॉर्मूला है m इंटू में सी स्क्वायर बराबर है, तो मास की वैल्यू रखें तो 1 AMU को केजी में लिखेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड तो केजी लेते हैं ना, स्टैंडर्ड क्या लेते हैं किलोग्राम, भाई AMU में तो नहीं लिख सकते, तो किलोग्राम में लिख दिया हमने। अब सी स्क्वायर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको सॉल्व करने के बजाय हम चाहें तो हम ऐसे लिखें एनर्जी इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ज्यादा इजी है। 1 AMU को अगर केजी में 1 AMU को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट आप लिखोगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, सीबीएसई वाले इसे याद रखेंगे। आपके यहाँ होगा क्या, सीबीएसई में क्या करता है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा, सीबीएसई या कोई भी बोर्ड है उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा करता है, आप पूरी कैलकुलेशन करोगे आपके पास ऐसा कुछ डेटा आ जाएगा, ये इतना मास दे दिया, अब बोलेगा इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो। तो अब इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना तो आप कैसे करोगे, पहले AMU को केजी में लिखोगे, फिर उसमें 9 इंटू 10 की पावर 16 का मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो डायरेक्ट इसमें क्या करें, इतना दिया हुआ है इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो 931 का। जैसे ही आप 931 का मल्टीप्लाई करते हो आंसर किसमें आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब 931 का मल्टीप्लाई मास डिफेक्ट में करते हैं, वो भी मास डिफेक्ट आगे बताऊंगा, यानी कि मास में, जब मास में करेंगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो एक फॉर्मूला हमें ये ध्यान रखना है, कुछ भी मास दिया हो उसमें 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो होगी एनर्जी। ठीक है, तो एक ये क्लियर है सभी को, डाउट किसी को नहीं, ठीक है। चले आगे आ जाते हैं। अब मास डिफेक्ट के बाद हम बात करेंगे अगला टॉपिक, हम पहले रेडियस के बारे में, साइज जो न्यूक्लियस का जो साइज है ना उसके बारे में बात करते हैं ना। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम मैं देख लेता हूं, न्यूक्लियर साइज, आई थिंक यही है, न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज क्या है, इसका एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। ये स्टेट बोर्ड में भी अलग अलग तरीके से, सीबीएसई में एक दो तरीके हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो न्यूक्लियर साइज के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट से जो पता चला, बाय एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जो मास नंबर है वो किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के, मतलब जितना ज्यादा मास नंबर होगा वॉल्यूम न्यूक्लियस का उतना बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर को किससे लिखते हैं, ए से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर तो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, भाई 4/3 पाई तो नंबर है, तो मैं अगर आर की वैल्यू सॉल्व करूं तो आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इन दो में से क्या होगा, आपको या तो ए दिया होगा और या तो आर दिया होगा, अगर ए देगा तो आर पूछेगा और आर देगा तो ए पूछेगा। ठीक है। अच्छा, इसी को मैं अगर दो की बात करूं, फॉर टू न्यूक्लियस, अगर दो की बात करूं तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3, ये क्वेश्चन आता है। आपको मास नंबर दे देगा अलग अलग, बोलेगा इफ द मास नंबर इज 1 and 27, या बोलेगा इफ द रेशियो ऑफ मास नंबर ऑफ टू न्यूक्लियस इज 1:27, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस। तो रेडियस का रेशियो बताना है तो R1/R2 इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3, सॉल्व कर लेंगे इसे। ठीक है, तो एक तो ये होगा। अच्छा, यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, तो R इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है R0 और A की पावर 1/3, आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। अब R0 की जो वैल्यू है मैं यहां लिख देता हूं, R0 का क्या लिखते हैं 1.2 फर्मी, फर्मी का मतलब सबको पता होगा, तो क्या लिखते हैं 1.2 फर्मी को, इसको ऐसे लिख देते हैं 1.2
फर्मी का मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फर्मी, लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? फर्मी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, इसी से बन जाएगा भाई, R प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। R0 तो कांस्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो कभी ऐसा हो, मैं यहां पर दे देता हूं अभी इसके आगे कराऊंगा एक क्वेश्चन, है ना, अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक नया टॉपिक देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं जो कि पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब आता है हमारा न्यूक्लियर डेंसिटी। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, है छोटा सा ही, है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी। अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी का पहले फॉर्मूला लगा दे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यही आएगा, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अब सभी के न्यूक्लियस अलग अलग होंगे भाई, अगर मैं बात करूं तो इससे मास ऑफ न्यूक्लियस लेना है। मेरे पास मान लो दो अलग अलग एटम है, एक मैंने हाइड्रोजन का ले लिया या ऑक्सीजन ले लिया, और एक ले लिया नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अलग अलग है, तो इनके मास नंबर भी अलग अलग है, लेकिन इनका जो एवरेज मास होता है वो क्या होगा? सबका सेम। एवरेज मास का मतलब होता है, एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, इसे बोलते हैं एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। समझो, मैं यहां पर लिख रहा हूं एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज m, और मास नंबर जो होगा वो क्या ले लिया? a। हमें क्या लेना था? टोटल मास। मास नंबर क्या है? a है, और a में मतलब मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं हम? एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब हुआ m, और इसकी वैल्यू क्या लेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय 2। अब समझना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो होता है सेम, जितना इसका मास है लगभग उतना इसका मास है। भाई प्रोटॉन का मास होता है 1.6724 इंटू 10 की पावर माइनस 27। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.6749 इंटू 10 की पावर माइनस 27 डिवाइड बाय 2। तो पॉइंट का ही तो अंतर है, लेकिन लगभग मास बराबर है। तो दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू तो यही बचने वाली है ना। बोलो, वैल्यू तो यही है कि भाई 2, ये हो गया 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ दिस डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट, आंसर तो यही आएगा। तो एवरेज मास जो रहेगा न्यूक्लियॉन्स का क्या रहेगा? m। तो मैं यहाँ m लिख रहा हूँ, m की जगह वैल्यू याद रखना ये लिखनी है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब। 3 तो ऊपर आ गया भाई सब, तो ये आ गया डेंसिटी इक्वल टू 3ma डिवाइड बाय 4 पाई। अब r की वैल्यू बची, तो r की पावर 3 है, ये देखो अभी r का रिलेशन आया था, r की पावर 3 अगर करें, मैं इधर भी 3 करूं तो इधर भी पूरे में 3 होगा। तो अगर इधर 3 भाई, मैं देखो यहाँ पे इसका अगर क्यूब करूं तो यहां भी क्यूब होगा, और इस पूरे का भी तो क्यूब होगा। तो ये 3 से ये 3 तो कट हो गया, बचा क्या? r0 की पावर 3 और a। क्या बचा? r0 की पावर 3 और a। तो इसको लिख देते हैं यहां पर r0 की पावर 3 और a, साइड में मेंशन कर लो, वेयर r इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 था, हमने इसका क्यूब कर दिया तो ये बचा, ठीक है। a से a कट हो गया, बचा क्या? न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल टू 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब अगर इसमें देखें तो मास नंबर कहीं दिख रहा नहीं, मास नंबर तो कट हो गया था ना, मतलब इसमें क्वेश्चन आ जाता है शो दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। क्या लिख के आता है? शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यही लिख के आता है अगर सीबीएसई पूछता है तो, ठीक है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है मास नंबर, मतलब मास नंबर आप चेंज करोगे अलग अलग तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी जो है वो वही की वही रहेगी। कितनी रहेगी वो देख लेते हैं। 3 मास की वैल्यू कितनी बताई थी? 1.67 10 की पावर माइनस 27 डिवाइड बाय 4 को 4, पाई को पाई, और r0 की वैल्यू पता है आपको 1.2 फर्मी था, 10 की पावर माइनस 15, अब पूरे का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट याद कर लो वैल्यू आप,
2.30 इंटू 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। आपको डायरेक्ट याद रखना। अब ध्यान से अगर देखो तो न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी ज्यादा है, देखो 10 की पावर 17 है, और अर्थ की जो डेंसिटी होती है ना वो 10 की पावर 3 होती है। उसमें अर्थ की डेंसिटी आती है 5.5 इंटू 10 की पावर 3, बराबर है। और यहां देखो 10 की पावर 17, मतलब जो अर्थ की डेंसिटी है उसका 10 की पावर 14 टाइम्स ज्यादा। अर्थ इतना डेंसर है, आप अर्थ में घुसा मारो जमीन पे जाके तो आपको खुद भयंकर लगेगा, रिएक्शन देगा ना। तो डेंसिटी जो हम चेक करते हैं वो सॉलिड यानी कि उसकी स्टिफनेस से चेक करते हैं, कितना हार्ड है वो। जितना ज़्यादा हार्ड होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा डेंस हुआ, डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। और ये डेरिवेशन अगर पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक, न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो आपसे क्या पूछेगा वो मैं बताता हूँ। अभी पीछे एक क्वेश्चन देख रहे थे ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने वाले थे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बोलेगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, इफ द रेशियो ऑफ मास नंबर is 1:64, then what will be the ratio of its density? क्वेश्चन क्या बोला, मास नंबर का रेशियो दे दिया। किसका रेशियो दिया है, मास नंबर मतलब A1 और A2 का रेशियो दिया है। कितना है 1:64। पूछा किसका रेशियो है, डेंसिटी यानी कि ρ1 डिवाइड बाय ρ2 क्या आएगा 1:1। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट रहती है मास नंबर पे। न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं करती। तो आप ये मास नंबर का रेशियो कुछ भी हो, डेंसिटी का रेशियो हमेशा 1:1 ही आएगा। क्या हो मोरेक्स, नींद आ रही क्या बेटा? हाँ एक्सेप्ट किया करो ना, झूठ क्या बोलना। आ रही तो इट्स ओके, नींद आ रही ना। तुम बात कर रहे हो क्या नाम बताया था, खाना खा के आया तो नींद आ रही इसलिए। तो खाना खा के आया भी तो 1 किलोमीटर पैदल चल के, फिर तभी सही है। हाँ पानी पियो 1 गिलास, है ना, 1 गिलास पानी लेके आओ। हाफ, देखो वो बोला पैक बनाओ, नालायक। अच्छा चम्मच से पीना है इसको। छोटू किधर से जाएगा, हाँ मेरे लिए भी लेना है, हल्का बनाना। तो ये क्वेश्चन समझ आया, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है ना। इस टाइप से पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी वगैरह के। या नॉर्मली न्यूक्लियर डेंसिटी पूछेगा तो बताएगा, शो करना है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो वो डेरिवेशन आपने देख ही लिया था, ठीक है। तो ये भी हो गया न्यूक्लियर डेंसिटी का टर्म्स। अब आते हैं इसके आगे, इसके आगे हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक हमारा अगला, अगला टॉपिक क्या है, न्यूक्लियर फोर्स पे आते हैं। किस पे आते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। और ये क्वेश्चन आना ही आना इस साल, सभी लोग जान लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर फोर्स का क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा। या तो न्यूक्लियर फोर्स का स्टेटमेंट पूछेगा, और या तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज पूछेगा। अब प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आती है जिसे बोलते हैं वेरिएशन विथ डिस्टेंस, और उसको 2 नंबर में क्वेश्चन उसका पूछा जाता है सीबीएसई में, है ना। कनिष्का को भी नींद आ रही, हाँ कोई बात नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये सबको पता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें तो क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, हल्का बनाना बोला था मैंने, हल्का ही है। आज वैसे भी सैटरडे है इसलिए मैंने बोला। पानी है ना, ये पानी है, सब लोग देख लो भाई। बता दूं पहले, अरे अपनी जगह है। फील तो तुम लोग लेते हो, पानी तो मैं पी रहा हूं। कितना स्ट्रांग बनाओगे, है ना। चलो हाँ, तो बात करेंगे ये क्या है, स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स। इसे बोलते हैं, इट इज अ
स्ट्रॉन्ग पे फोकस ना करो तुम लोग, है ना। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ध्यान रखना एक चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन भी है ना, ये नहीं कि चार्ज होना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है, बोलते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, प्रोटॉन में चार्ज नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखेंगे, याद होती जाएंगी प्रॉपर्टीज। तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, हमारा जो न्यूक्लियर फोर्स है ना हमेशा अट्रैक्ट नहीं करता, ये रिपल भी करता है ना। ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, हमेशा अट्रैक्ट करता है क्या ना, ये रिपल भी करता है, कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा पहले स्टेटमेंट ध्यान रखना न्यूक्लियर फोर्स का, कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फोर्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सीबीएसई में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन डायरेक्ट, भाई इसमें क्या ही घुमाएगा बताओ, है कुछ, प्री बोर्ड में आया था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ना। तो न्यूक्लियर फोर्स की अगर प्रॉपर्टी देखें तो पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, या इसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन भी बोलते हैं ना। सेकंड की बात करें, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। पहले ऐसे पॉइंट हमें याद रखने हैं जो हमें ध्यान रह जाएं, प्रॉपर्टी जो बहुत सारी है ना, ध्यान रह जाए। तो ये क्यों ध्यान हो गया, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और ये क्यों ध्यान हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन था और न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता, तो चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। और ये वेरी करता है, वेरी करना मतलब अगर डिस्टेंस को कम ज्यादा करें तो ये चेंज होता है। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं, ये ना F प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 6 होता है ना। जैसे हम लोग 1/r स्क्वायर पढ़ चुके हैं, 1/r क्यूब पढ़ चुके हैं, 1/r पढ़ चुके हैं, 1/r 4 r5 r5 6 नहीं आया, ये है न्यूक्लियर फोर्स हमारा 1/F प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 6 होता है। मतलब समझ रहे हो, डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स बहुत तेजी से डिक्रीज होगा, डिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो फोर्स बहुत तेजी से चेंज होगा, बराबर है, ध्यान रखेंगे इसे ना। तो इसीलिए इसको लिख रहा हूं वेरिएशन विथ डिस्टेंस, वेरिएशन विथ डिस्टेंस, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये पूछा जाता है। तो ये पॉइंट हमारा सीबीएसई में पूछा जाता है, तो इस पे फोकस कर लेते हैं। तो वेरिएशन विथ डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस चेंज करेंगे तो फोर्स कैसे चेंज होगा, और फोर्स अगर चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी, है ना। तो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं इधर साइड, वैसे 11th क्लास में था ये, है ना, बाकी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ ही रखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये ऐसा बनता है, ठीक है। यहां पर ये हो गया जीरो वाली पोजीशन, ये हो गया हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया डिस्टेंस। दो चीजें बताएंगे, फोर्स भी बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी भी बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, दो चार्ज पार्टिकल की बात हो रही, किसकी, इसकी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। मैं यहां पर एक प्रोटॉन ले लेता हूं और एक न्यूट्रॉन, समझना है ना, ये एक आइडियल कंडीशन बना के बता रहा हूं। ये मान लेता हूं एक पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, एक वैल्यू है जिसे बोलते हैं हम लोग 0.8 एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान रखेंगे। इस R0 को बोलते हैं नॉर्मल सेपरेशन, क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेपरेशन। 0.8 है ना, अरे हाँ फर्मी होती है, चेक करो, नॉर्मल मैंने लिखवाई थी 0.8 फर्मी, न्यूक्लियर फोर्स लगता ही फर्मी में, ध्यान नहीं दिया मैंने, है ना, 0.8 फर्मी, ठीक है। अब देखो, तो नॉर्मल सेपरेशन क्या है, R0 बोलते हैं। तो पहला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर 0.8 फर्मी में रखे हैं ना, उस समय पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सबसे कम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कहां पर है, यहां पर, ये भी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ना, नीचे की तरफ। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सबसे कम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, कब मिनिमम है, जब डिस्टेंस हमारी R = R0 है। तो मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या लिख दिया, R0। बोलो कोई समस्या,
ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, अगर r और r0 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू r0 यानी कि 0.8 फर्मी, उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। ठीक है, अच्छा अगर r से, दूसरा पहला पॉइंट ये लिख देता हूं, इफ r इज ग्रेटर देन r0 देन, अगर r की वैल्यू r0 से ज्यादा है तो यहां पर फोर्स जो लगेगा वो कैसा लगेगा, एट्रैक्टिव। तो ये पहले ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो कम रहेगी यानी कि नेगेटिव में रहेगी, इसको डिक्रीजेस लिख सकते हैं, और फोर्स जो रहेगा कैसा रहेगा, एट्रैक्टिव। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं r की वैल्यू, r0 की वैल्यू r से ज्यादा है, उस समय क्या होगा, तो अगर r0 ज्यादा है मतलब डिस्टेंस कितनी हुई, 0.8 से कम। ठीक है, उस समय क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी बहुत तेजी के साथ, या हम पॉजिटिव भी बोलते हैं ना, ये भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे इसके बाद जो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव, इस टाइप से भी चलेगा। अब फोर्स क्या रहेगा हमारा, रिपल्सिव। फाइनली बात ये है, मान लेते हैं दो पार्टिकल यहां रखे थे, कोई फोर्स नहीं लग रहा, न्यूट्रल कंडीशन है ना। अब जैसे ही इनको दूर रखोगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास लाओगे एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, ये कहानी है इसकी, यहां पर रिपल्सिव रहेगा। हाँ लकी, जा सकते हो, जाना है ना आपको कहीं। ठीक है, हाँ गौरव, किधर, किसके, ठीक है ठीक है, आराम से आराम से। तो ये प्रॉपर्टी आपको एक ध्यान रखनी है ना, वेरिएशन विथ डिस्टेंस वाली। ठीक है, इसके पहले वाली प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर लेते हैं। तीन तो ये हो गई, हाँ जी, ये कंडीशन बताई ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना। थर्ड पे आ जाते हैं, एक तो चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर हो गया, इसको एक बोलते हैं स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट होता है बेटा। और क्या क्या है, एक है नॉन सेंट्रल फोर्स। तो ये अब कुछ प्रॉपर्टी, इसमें से तीन चार प्रॉपर्टी, कम से कम नहीं तो तीन तो मिनिमम याद रखना ही है आपको, है ना, तीन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, क्या हुआ इधर जरा देख लेता हूं, 2 मिनट। हाँ, तो ये हो गया न्यूक्लियर फोर्स। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, समझ आ गया होगा, इससे ज्यादा लिखना नहीं थ्योरी में। और ये वेरिएशन विथ डिस्टेंस का एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया है ना। ग्राफ ऐसा बनाना है, कंडीशन लिखी, एक कंडीशन ये लिखी, दूसरी ये लिखी, तीसरी लिखना है तो r इक्वल टू r0 वाली कंडीशन बता दी थी, है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, बात करेंगे मास डिफेक्ट की। इसके बारे में बात करेंगे, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होगा वो देख लेते हैं। तो मास डिफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो बोलेंगे इट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या स्टेटमेंट, इट इज द, हाँ कोई दिक्कत नहीं, डेफिनेशन याद है, मैं तो आपको रिपीट कर रहा हूं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स to the sum of rest mass of its nucleus। ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ, मैंने लिखा मास डिफेक्ट को डेल्टा एम, हमें डिफरेंस बताना है, एक ही बात है बेटा, हुआ है ना। रेस्ट मास मतलब हम बात करेंगे जब पार्टिकल हमारा मोशन पे ना हो, है ना। जब पार्टिकल मोशन पे होता है तो वो मूविंग होता है। जैसे रेस्ट मास फोटोन का आपने पढ़ा था, 0 होता है। फोटोन अगर रेस्ट में है तो उसका मास क्या होगा, 0। और फोटोन अगर मोशन पे है तो उसके मास का फॉर्मूला है हमारे पास, याद आया कुछ ऐसा, लिखते थे m इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² बाई c²।
तो ये जो आता है ना, दैट इज द रेस्ट मास। ठीक है, चलो यहां पर अब क्या लिखेंगे फॉर्मूला, डेल्टा एम इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं न्यूक्लियॉन्स का मास, तो ये हो गया हमारा टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन ये हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए माइनस जेड, और ये हो गया एम एन, सही है। अब माइनस ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का मास, कैपिटल एम। डेफिनेशन में आप डिफरेंस ले रहे हो, है ना, डिफरेंस का मतलब हायर माइनस लोअर, क्लियर है। तो ज्यादा मास इसी का रहेगा, माइनस एम कर दिया। अब इसका आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में ये सारी वैल्यू, जैसे मास जो दिए हैं ना सारे, जैसे ये मास हो गया प्रोटॉन का, मास हो गया न्यूट्रॉन का, मास हो गया न्यूक्लियस का, ये सारे मास हमें एएमयू में दिए होंगे। किसमें दिए होंगे, एएमयू में। अरे एएमयू में अगर मास दिए हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी एएमयू में आएगा। तो हमें इसमें निकालना रहेगा एक और नया टर्म, जिसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसका सीबीएसई में। कितने नंबर का, 3 नंबर का। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इतनी एनर्जी जिससे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करें, सेपरेट कर सके, है ना। द रिक्वायर्ड एनर्जी बाय विच वी कैन सेपरेट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम सेपरेट करें और इतनी डिस्टेंस पे रखें ताकि उनके बीच में कोई भी फोर्स ना लगे, उसे क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कम इन, गुड इवनिंग। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी को हमने लिख दिया डेल्टा ई बी। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट में अगर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी। सबसे अच्छा मैंने मेथड बताया था आपको बाइंड एनर्जी निकालने का। भाई अगर मास डिफेक्ट आपको पता है, देखो यहां जो मास डिफेक्ट आएगा किसमें आएगा, एएमयू में। सी स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 16 सी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा एएमयू को केजी में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो ज्यादा बेटर है कि आप क्या करो, मास डिफेक्ट अगर निकालना है तो क्या करो, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो क्या करो, डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट में से किसका मल्टीप्लाई करो, 931 का, और आंसर किसमें आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सबसे बेटर तरीका है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों को मिलाते हुए, है ना। तो क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूं, फिर देखते हैं, चलो कोशिश करते हैं। चले, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कैल्शियम। तो क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, मतलब पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। देखो एक यही पैटर्न है, एक पैटर्न और रहेगा वो इससे अलग रहेगा। तो पहले क्या करें, बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो। पर न्यूक्लियन बोला है मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। सभी राजा थोड़ी ना बनेंगे, कुछ तो भिखारी भी चाहिए ना। नहीं, आप तो राजा हो। अब ये जाके क्या करेंगे पता है, सिर्फ घूमेंगे इधर, बाहर का माहौल देखेंगे, मौसम भी अच्छा है। मैं धूप में बाहर जा ही नहीं पाता, एक बार क्लास में एंटर कर गया, इसके बाद क्लास के अंदर ही रह जाता हूँ, है ना। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ एक आध दिन ऐसे ही गायब हो जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये पहले के कर्मों की सजा मिल रही है। और वो कर्म पता है कब किए थे, 2005 में 10th में था और 2007 में 12th में था, तो उस समय पढ़ाई करी नहीं। इसके बाद इंजीनियरिंग में तो वैसे भी जानते हो कितना पढ़ लेते हैं अपन। चलो कोई बात नहीं, अच्छा है तुम लोग पढ़ तो रहे हो। तो बाइंडिंग एनर्जी पहले निकाल लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करो। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। वो कहाँ है, ये इसी को बोलते हैं ना, बस। तो सबसे पहले हमें क्या करना, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, मतलब पहले मुझे क्या चाहिए, मास डिफेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, पहले क्या चाहिए, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट निकालो। तो मास डिफेक्ट कैसे आएगा, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मास डिफेक्ट का, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन। ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ये टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये दिया है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये दिया है मास ऑफ प्रोटॉन,
और ये दिया है मास ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर की बात करें तो Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई पढ़ रखा होगा। मतलब अगर मैं सॉल्व करूं तो एक एक का, अच्छा सॉल्व करने का भी तरीका रहता है। पहले हम क्या करेंगे, ZMP यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन सॉल्व करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन ऐसे सॉल्व करना है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन मतलब ZMP, Z कितना हुआ, जस्ट इसको टोटल लगा लो, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है। तो Z कितना है 20, एटॉमिक नंबर जो है वो Z है। अब मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है कितना है, ये है 1.007825। एक लोग कैलकुलेटर निकाल लो और वैल्यू बता देना मुझे। ऐसे ही हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या लिखेंगे, A माइनस Z, क्या है A माइनस Z। A कितना है 40 और Z कितना है 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो कितना है 20, इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ऊपर दिया है 1.008665, ये आ गया बराबर है। और ये आएगा टोटल मास इसका, तो इसका कितना आ रहा है, AMU, इसका कितना आ रहा है 3300, ये आ गया। अच्छा इन दोनों को ऐड भी कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी ना यहां से यहां तक। अब माइनस m करेंगे तो पहले ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो टोटल मास कितना आ जाएगा इसका 3298 AMU। समझ गए, आपको पैटर्न समझ आना चाहिए। अब इसमें m सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा m इक्वल टू दिस फॉर्मूला, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ रही 40.329800 माइनस, और ये वैल्यू कितनी है m की 39.962589। बस एक ही क्वेश्चन कर लो आप, तरीका पता चल जाएगा। फिर वहां टाइम ही टाइम है, 3 घंटे के पेपर आराम से निकालते रहना। सॉल्व करेंगे कितना आएगा डिफरेंस 0.367211 AMU। ये आया हमारा मास डिफेक्ट। अगर इतना भी करोगे ना तो आपको नंबर देगा, वो 3 नंबर का होगा तो 1.5 तो देगा, 1.5। फिलहाल तो हमें पूरा कैलकुलेट करना है। अब करना क्या है, मास डिफेक्ट आ गया AMU में, बस 931 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मैं इसमें लिख देता हूं बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931, आंसर आएगा हमारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। छोटो उधर से, हाँ ठीक है। कितनी वैल्यू आ रही थी यहाँ पर, तो मास डिफेक्ट की वैल्यू आ रही थी 0.367211, 0.367211। इसमें 931 का मल्टीप्लाई करें बेटा कितना आ रहा, 341.87, 3241, ये आया बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन निकालना क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन की कितनी, ये तो टोटल है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसे लिखेंगे डेल्टा EB और ये N लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर, टोटल मास नंबर जो भी होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी थी 341.873241 और मास नंबर कितना है 40, डिवाइड करो कितना आया, 4 से कैंसिल करेंगे 8 बढ़ जाएगा, कितना आ रहा है आंसर 85.4 कुछ ऐसा आ रहा है। 40 से डिवाइड कर रहा है ना बेटा, 8 पॉइंट आएगा ना, 8.54 जो भी आएगा आगे लिख लेना, आप लोग सॉल्व कर लेना। 8.5 मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। रियांशु बेटा अभी तक कहाँ थे, आप आए नहीं, अभी तक कहाँ थे, मतलब कई दिनों की बात हो रही है। प्रैक्टिकल, अच्छा आप गए थे प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल लेने गए थे क्या, हाँ अच्छे गए प्रैक्टिकल, वेरी गुड। चल ये कंप्लीट हो गया। तो ये एक तरीका हुआ सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व, फिर एक्सप्लेन करते हैं, ज्यादा समझ आएगा।
चलिए, तो ये तो हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ना, ये डायग्राम मैंने बना दिया है। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर कभी आपसे पूछा जाए ना ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसा एक्यूरेट वैल्यूज लिख के बताना है। कुछ ध्यान रखना कि कैसे बनाते हैं। मैं जैसे रफली आइडिया अगर दूं तो आपको ऐसे ये 2 लाइनें बना दी, 2 पॉइंट यहाँ बना दिए, नाम याद कर लो। ये हो गया S2 वाला, ये S3 वाला, फिर सीधे चले गए यहाँ आए, फिर कितनी बार ये जिग जैग गया है वो थोड़ा ध्यान रख लेना। ऐसे करके है ना, ऐसे करके, जरूरी नहीं है एक जैसा बने, बस अपने को ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल में मास नंबर आएगा और यहाँ आएगा हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या लिखा है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हम मास नंबर से कंपेयर करेंगे। अब अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत छोटे छोटे वाले रहेंगे, 1s2 1s3 जो हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। और इधर अगर आ जाते हैं तो ये हमारा हैवी न्यूक्लियस रहेंगे, मास नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर यूरेनियम वाला रहेगा। अब होता क्या है, 2 प्रोसेस होती है, एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या होता है, जब हैवी न्यूक्लियस 2 लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए। तो पहले 2 पॉइंट समझ लेते हैं ना। एक आता है हमारा न्यूक्लियर फिजन, देखो यहां पर डबल एस आ रहा है, मतलब ये ब्रेक होगा, ठीक है। तो व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई, व्हेन वी आर बम्बार्डिंग ऑन अ हैवी न्यूक्लियस विद अ न्यूट्रॉन, या ऐसा ही बोलते हैं व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू 2 लाइटर न्यूक्लियाई व्हेन इट इज इन एक्साइटमेंट। जब वो उसको एक्साइट कर देंगे, जैसे मान लो यूरेनियम की बात करता, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर कितना लिया 235, मैं इसमें एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा देता हूं। 235 बेटा अलग अलग लिए जाते हैं ना, मैं यहाँ पे 235 ले रहा हूँ। कनिष्का कैसी बात करती हो, 230 होता है, 38 भी होता है ना, 36 भी होता है, 35 बहुत सारे मिलेंगे ना, सिंगल थोड़ी था। हाँ देखो, ये बोला सर का फ्लो मत बिगाड़ो, पढ़ाने दो, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करा कहा यूरेनियम में, तो ये 2 लाइटर पार्ट में डिवाइड होगा, एक आएगा बेरियम और एक आएगा क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक मास कितना 141, और यहां पे कितना आएगा 92, ये आप याद कर लोगे 56 36, चेक कर लेना इक्वेशन में कोई मिस्टेक हो तो। 41 कंफर्म है ना। 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, बेटा क्या बोला मैंने, कंफर्म है। अरे छोटू कंफर्म है, तो वो किसने गलत लिखा क्या फर्क पड़ता, आप यहां से इक्वेशन बैलेंस करके देखो। 41, ये देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो 3, और 92 3 कितना हो 95, 5 और 1 6, इधर भी 5 और 1 6, भाई टोटल मास यहाँ देखो 235 प्लस 1 कितना हुआ 236, यहाँ भी 236 होना चाहिए। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 3 आएगा, 3 और 92 ऐड करो 95 आया, 95 मतलब 5 उधर का याद रखो, 5 और 1 6, सही आ रहा है, ठीक। ये इक्वेशन आपको याद रखो, है ना। अच्छा, था क्या न्यूक्लियर फिजन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हैवी न्यूक्लियस जो था वो 2 लाइटर पार्ट में कन्वर्ट हुआ, तो उससे हमें क्या मिला, तो हमें मिला एनर्जी, क्या मिली एनर्जी, और 3 न्यूट्रॉन मिले, क्या मिले 3 न्यूट्रॉन, हमने 1 न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया था। तो यहां पर हम हैवी न्यूक्लियस कहां पर है, ये देखो, ये हमारा यूरेनियम, हैवी न्यूक्लियस इधर होंगे, मास नंबर ज्यादा होगा, तो हैवी न्यूक्लियस इधर है। अब क्या होगा, अगर हैवी न्यूक्लियस की बात करूं, मैं लाइन खींच रहा हूं ना, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं ऐसे, तो इसके पास बाइंडिंग एनर्जी जो होगी पर न्यूक्लियॉन वो यहां पर होगी, जो भी वैल्यू होगी, एक्यूरेट अभी याद नहीं है, अपने को लिखना भी नहीं है, बट अपने ध्यान रखना हैवी न्यूक्लियाई जो भी रहेगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम रहती है। अब जब वो ब्रेक होगा 2 लाइटर पार्ट में, तो जो लाइटर पार्ट एग्जिस्ट करेगा उसका मास कितना है, देखो 141 और 92, ये देखते हैं। तो 141 मतलब यहां कहीं आएगा, और 92 अगर मतलब देखें तो यहां कहीं आएगा। अब अगर देखें तो 92 वाली लाइन ऐसे जा रही और 141 वाले की लाइन ऐसे जा रही, तो मतलब चाहे आप बेरियम की बात करो या क्रिप्टॉन की बात करो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। देखो इसके लिए ये है और इसके लिए ये है, तो जो ब्रेक हुआ, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, उसके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, और यही हमें चाहिए था। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमें क्या मिलता है, ज्यादा, ठीक है। तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन बाइंडिंग एनर्जी कर्व का न्यूक्लियर फ्यूजन के भी। आपने अब न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर लेते हैं।
न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, आपसे कभी डेफिनेशन पूछा जाए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है तो आप लिख लोगे, है ना, यहां बता दिया, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस इज एक्साइटेड एंड स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो रहता है, अच्छा इसके बारे में एक चीज और बता दूं, एटम बम, एटम बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम जो होता है वो किस पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ध्यान रखेंगे। हाँ, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं। सन में जो प्रोसेस चल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। सन पे क्या चल रहा है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो फ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे से, बट कब, जब हाई टेम्परेचर मिलता है। तो कंडीशन ये है, एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। क्या बताया, व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा और दो लाइटर न्यूक्लियाई को मिला के एक बना दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है क्योंकि दो न्यूक्लियाई को मिला के एक बनाना बहुत मुश्किल है। भाई पहले वाले का न्यूक्लियस होगा, दूसरे का भी होगा, जब दो न्यूक्लियस को पास में लाएंगे तो बीच में लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, हमें उसको ही ब्रेक करना है, एक तरह से पास में लाना है, तो इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसकी एक इक्वेशन थी, क्या इक्वेशन थी, मुझे इक्वेशन बोले, 1H1 प्लस 1H1 इज इक्वल टू 1H2 प्लस E प्लस पॉजिट्रॉन बोलते हैं प्लस न्यूट्रिनो, और कुछ एनर्जी होगी 0.42। क्यों लिख देते हैं, कोई जरूरत, हाँ वो एक्चुअली 0.42 समथिंग रहती है, बट आप क्यों लिख दो अगर याद नहीं है तो ये आपको एक इक्वेशन ध्यान रखिए, ऐसी दो इक्वेशन और आती है ना। तो अपने को देखो, मतलब अपने को क्या करना है, अपने को नॉलेज वाला पोर्शन था वो खत्म हो चुका, वो आप पढ़ चुके हो, मैं भी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको कैसे लिखना है, वहां पे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वाली प्रोसेस क्लियर हो गई। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस, सॉरी दो लाइटर न्यूक्लियस रहते हैं, उन दोनों को हम फ्यूज कर देते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, और जो रिजल्ट मिलेगा वो हैवी न्यूक्लियस मिलेगा। तो जो रिजल्ट मिलेगा उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, कॉमन सी बात है, देखते हैं। तो यहां पर देखो लाइटर न्यूक्लियस यहां कहीं होगा, एक ये ले लेते हैं, तो ये लाइटर न्यूक्लियस यहाँ पे, इसके पास एनर्जी कितनी, ये इतनी सी, ये इतनी सी, ये छोटा सा है इतनी। दूसरा लेंगे, मान लो यहां पर होता तो उसके पास एनर्जी कितनी होती, इतनी। जो रिजल्ट मिलेगा उस हैवी रहेगा, हैवी मतलब ऊपर रहेगा कुछ, तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। बोलो, जैसे इसकी अगर बात करता मैं, तो देखो मैं इसको हटा के देता हूं, बताता हूं स्टार्टिंग से। देखो मैं बात कर रहा हूं 1H1 1H1, तो 1H1 भाई साहब यहां होगा, ये वाले पॉइंट, और दूसरा भी 1H1 लेना, तो 1H1 के पास तो एनर्जी इतनी सी है, और दूसरा भी 1H1 मतलब इसके पास एनर्जी इतनी सी है, मिल के बनेगा क्या, 1H2, 1H2 ऊपर है, तो जो रिजल्ट मिला हमें उसके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ये आपको लैंग्वेज में वहां पे लिखना रहता है जब आपसे बाइंडिंग एनर्जी कर्व पूछा जाए। क्लियर, ठीक है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में ही इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड में कभी आता नहीं है, बट बाइंडिंग स्टेट बोर्ड में, जैसे राजस्थान बोर्ड है कभी आ सकता है, वहां आ जाए, बाकी एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड में तो कम पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है लास्ट हमारा, न्यूमेरिकल के अलावा एक क्वेश्चन हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। चार डिफरेंस तो आपको याद ही होने चाहिए हमेशा, है ना। डिफरेंस पूछे जाते हैं स्टेट बोर्ड में, इस बार ये क्वेश्चन आएगा जरूर, एमपी बोर्ड में ज्यादा पूछा जाता है, और सीबीएसई में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला प्रोसेस यहां लिख लो, और फ्यूजन वाला प्रोसेस यहां लिख लो, दोनों में डिफरेंस लिखने हैं। पहला डिफरेंस डेफिनेशन में दे देंगे, बोलो सही है, हो जाएगा। पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन दे दी, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये किस में वर्क करता है, तो एटम बम, एक एक इसका ये हो गया, एटम बम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसमें हाइड्रोजन बम। ज्यादा हार्मफुल कौन सा होता है, हाइड्रोजन बम ज्यादा हार्मफुल है,
ठीक है। तीसरा अगर देखें, ये इसका जो इनिशिएट करने का प्रोसेस है बहुत इजी है ना, तो इजीली हम इसको इनिशिएट कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज्यादा है, मतलब इसमें हमें पहले हाई टेम्परेचर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब हाई टेम्परेचर क्रिएट करोगे तो उसके लिए पहले आपको एक एटम बम ब्लास्ट कर दो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा जनरेट होता है, इसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। या ये बोल सकते हैं ये लैब में पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल इन द लेबोरेटरी। और ये लैब में पॉसिबल, लैब मतलब जहां पर प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे वो परमाणु मूवी देखी थी ना, है ना, और ओपेनहाइमर भी आई थी, उसमें भी देखा होगा, है ना। ये हो गया। इसके बाद बाइंड, ये हमारे पास एक वो था ना वेस्टेज जो हार्मफुल रहता है, तो फिजन का, न्यूक्लियर फिजन का वेस्टेज बहुत ही हार्मफुल होता है। इट वेस्टेज इज हार्मफुल, इसका वेस्टेज कम हार्मफुल होता है कंपेयर टू द न्यूक्लियर फिजन। एक और आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लेस रहता है ना इसका, चेक कर लो आप लोग, है ना, कंपेयर टू फ्यूजन, उसमें उल्टा रहेगा। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है, कम से कम 3-4 डिफरेंस तो हमेशा याद रखने हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है कभी 3 पूछ ले या 4 से ज्यादा तो क्या ही पूछेगा, मैक्सिमम 4, है ना। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, उस न्यूमेरिकल को देखें, है ना, एक लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लिख देता हूं मैं, पैटर्न समझना है बस। चलो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो मंथन इधर देखो। अ न्यूक्लियस विद मास नंबर A = 240, एक न्यूक्लियस दिया जिसका मास नंबर कितना 240, और दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रेक सब इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास नंबर 120, मतलब हैवी न्यूक्लियस था, ब्रेक हुआ 2 लाइटर पार्ट में, तो जो छोटा वाला एक पार्ट है उसका मास नंबर 120 है, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है 8.5। समझ आया है कि इसकी बात कर रहा, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज, एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो देख लेते हैं। तो पहले एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला देख लें। एनर्जी रिलीज इक्वल टू क्या आएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो क्लियर है। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देख लें, रिएक्टेंट ऊपर दिया हुआ है, तो ये लिखा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा। तो देखो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 है, तो बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालेंगे तो A का मल्टीप्लाई होगा, तो ये लिख दिया 7.6 इंटू ए कितना है 240, कितना आया 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू, प्रोडक्ट तो ये मिला, बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालते हैं सिर्फ इसको तो ए का मल्टीप्लाई होता, तो ए कितना है 120, ए कितना है 120 इंटू कितना है बाइंडिंग एनर्जी 8.5। अच्छा प्रोडक्ट जो मिला उसमें 2 मिले हैं, देखो ईच क्या लिखा ब्रेक सब इंटू 2, ये ध्यान रखना 2 है कि 3 है, तो 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ये तो 1 का आता ना, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा, सॉरी 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज्ड आ जाएगा, एनर्जी रिलीज्ड इक्वल टू कितना आ रहा, फॉर्मूले में रखें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आया 2040 माइनस 1824 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, इस टाइप से अगर कभी क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। एक और कभी कभी क्या करता है, इसी क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म पे देता है, एक इक्वेशन दे देगा, उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देगा, हो सकता है अपना जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला देखा था ना अपन ने, ये वाली इक्वेशन,
इनकी एनर्जी दे देगा, बाइंडिंग एनर्जी भी दे सकता है या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी दे सकता है, जो भी दे उसको ध्यान से देखना है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे गिवन रहेगा, रिएक्टेंट वगैरह जो भी है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये रिएक्टेंट मिलेगा, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मूला कॉमन है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कॉमन है, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। समझ आया मंथन? ठीक है। तो फाइनली ये न्यूक्लियाई चैप्टर में से जो क्वेश्चन आने जैसे थे वो मैंने सभी टाइप के बता दिए हैं और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।